आज हमारे साथ लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हनीफा जाट जी जुड़े हैं। जो पूरे लद्दाख में मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है वो कहीं ना कहीं छूट गया है, उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई है। उसको देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी थी उन्होंने हर जगह जाके लोगों से सुनी है और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए काम कर रहे हैं क्या सर? देखिए, 4 पॉइंट एजेंडा पे केडीए जो लेह और कारगिल दोनों में यूथ जो है वो हायर एजुकेशन को लेकर बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला जल्दी से जैसे कि टूरिज्म जो है वो लद्दाख के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए क्या पॉलिसीज है सर? देखिए, लद्दाख में दो सेक्टर है, एक लेह एक कारगिल है। जी सर, जैसे कि 2 काउंसिल्स है, एलएचडीसी लेह और एलएचडीसी कारगिल, तो उनके पावर को एम्पावर कैसे करेंगे सर? देखिए, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो जब एज वेल स्टेट जब थे जम्मू कश्मीर, तो बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए क्या स्पेशल इनिशिएटिव है? देखिए, बॉर्डर एरियाज में तो हमारे पास दो बॉर्डर है। एक है हमारे चाइना से सटे हुए बॉर्डर है, जहाँ पे जिस तरह कश्मीर के टूरिज्म पर ये असर पड़ रहा है, क्या ये लद्दाख के टूरिज्म पर भी इफेक्ट करेंगे क्या सर? देखिए, टूरिज्म पे तो खासकर कश्मीर में इफेक्ट तो होना शुरू हो गया। सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से कारगिल टुडे में स्वागत है। आज हमारे साथ लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हनीफा जाट जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर, जो रिसेंटली नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए हैं उनको जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करने में क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, और साथ ही सांको और शकर चिकतन का भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का डिमांड रहा है, उन पे क्या रहे हैं सर आपका? देखिए, जब से नई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुई है, जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में अनाउंस हुए हैं, हमने सब मिल के जो इसको वेलकम किया है। लेकिन साथ ही कुछ जगह खासकर करगिल साइड में जो सांको है और शकर चिकतन एरिया है, जो पूरे लद्दाख में मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, वो कहीं ना कहीं छूट गया है, उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई है। उसको लेके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होम मिनिस्ट्री से हम मिले थे। तो हर जगह हमने यही डिमांड किया है कि इनको 5 डिस्ट्रिक्ट जो मिली है उसके साथ साथ सुरु सांको और शकर चिकतन को भी ये डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मिली है उसको भी जल्द से जल्द जो है फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात जो है हमने हर जगह किया है, डिमांड भी किया है। और उम्मीद है कि जल्दी जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको जल्दी बनाया जाएगा, पूरा किया जाएगा। लेकिन यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है इसमें चाहे पोस्ट क्रिएशन का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, जो भी हो, फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट में जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए। जी सर, तो जो ये नए डिस्ट्रिक्ट्स में जो विलेजेस के डिलिमिटेशन हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल और रिलीजन के इंक्लूसिव के बिना हो रहे हैं, उसको कैसे इंश्योर करेंगे सर? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी थी उन्होंने हर जगह जाके लोगों से सुनी है और हर जगह से जो है वो अपने सजेशन जो है उनके सामने रखी है। उसमें मेनली मेरी और बहुत सारे लोगों के और हमारे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, सब ने यही कहा है कि जिन जगहों को जिस सब डिविजन्स के नाम पे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उनका बाउंड्री वहीं पे रहे। यहाँ से काट के वहाँ से काट के वहाँ देने का काम ना करे। ये सजेशंस हमने उनके कमेटी के ऊपर कमेटी पर रखे हैं और कमेटी ने भी जितने भी स्टेक होल्डर्स वो मिले, जहाँ इलाकों में गया है, उन सारे सजेशन पे गौर करके उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है। मसला एक तो दो चीज़ इसमें मसले हैं। एक तो बाउंड्री का मसला है। बाउंड्री का मसला भी शायद 1-2 जगहों पे ज़्यादा मसले हैं, बाकी जगहों पे शायद ना हो। दूसरा जो है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर होम मिनिस्ट्री ने और फाइनेंस में क्योंकि एट ए टाइम अगर ये डिस्ट्रिक्ट फुल फ्लेज बनती है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएशन जो होनी चाहिए वो अगर होती है, तो मुझे लगता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन जो है उनके ऊपर आने वाली है।
तो मुझे थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें जो पोस्ट क्रिएशन है उनमें बहुत बड़ी लेवल पे जो है कटौती किया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने टेकअप भी किया, उठाया भी है जगह जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो मैं हम सब ने यही हमने डिमांड किया है, हमारे कहना यही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जो आप क्रिएट करने जा रहा हो उसमें फुल फ्लेज हो, चाहे पोस्ट क्रिएशन का मसला हो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हर चीज़ जो है वो एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। जी सर, तो 6 शेड्यूल डिमांड का करंट स्टेटस क्या है और आप स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए काम कर रहे हैं क्या सर? देखिए 4 पॉइंट एजेंडा पे केडीए और एपेक्स पिछले कई सालों से मुतालिबा कर रहे हैं। कई राउंड के मीटिंग भी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले जो है कहीं ना कहीं ये जो बातचीत का सिलसिला रुक गई थी। फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने के बाद मेरे सामने सबसे पहला मुद्दा और ये था कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है ये बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो। तो हर जगह हमने बात की, उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। 2 राउंड का बातचीत अभी हुआ है। उसमें प्रायोरिटी पे, क्योंकि हमारे लद्दाख में सबसे बड़ा जो मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। हमारे बच्चे परेशान हैं लद्दाख के, उनको मद्देनज़र रखते हुए 4 पॉइंट एजेंडे को लेके उसमें सबसे पहले जो है वो रिक्रूटमेंट का जो मसले हैं उन पे हमने बातचीत शुरू किया। रिजर्वेशन पे आपको पता है कि बहुत आगे हम लोग बातचीत बढ़े हैं। तकरीबन रिजर्वेशन पे एक ये बने हैं गवर्नमेंट और हमारे बीच में। बाकी रहा डोमेसिल पे आके हम लोग रुके थे पिछले बार। तो डोमेसिल पे गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम 15 साल से ज़्यादा हम आपको ये नहीं दे सकते। जो केडीए एपेक्स का मानना है और उन्होंने फाइनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जो मौक़िफ़ साफ किया है कि हमको 1989 जो है कट ऑफ ईयर जो है बनाया जाए, इससे आगे ये हम नहीं जा सकते। तो आने वाले जो मीटिंग है 20 तारीख को, उस मीटिंग से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। और पिछले बार होम मिनिस्टर साहब से भी मिला था, उनके सामने भी मैंने तफसीलन ये सारे हालात उनके सामने रखे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले जो 20 तारीख की मीटिंग है उसमें कम से कम जो डोमेसिल पे जो मसले हैं उस पर कोई ना कोई हल निकले और जल्दी से जल्दी जो गेजेटेड पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है लद्दाख के अंदर, बाकी जितने भी हमारे चाहे यूटी लेवल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जी सर, जैसे कि सर आपने सुनाया कि जो लेह और कारगिल दोनों में यूथ जो है वो हायर एजुकेशन को लेकर बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सर। तो आने वाले दिनों में आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ेंगे सर? देखिए, पहले तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट में हमारे जो पोस्ट खाली है, सबसे पहले तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला जल्दी से जल्दी शुरू हो, ताकि एक चीज़ शुरुआत अगर हो जाए तो काफ़ी हमारे जो है हर डिपार्टमेंट में जो है पोस्ट खाली है वो उन पे भरे। दूसरी चीज़ जो हायर एजुकेशन का जो मसला है, बेशक हमारे बहुत बड़ा मसला है। लद्दाख यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नया अभी शुरुआत है। JNK में हमारे बच्चों को खासकर जो ST कैटेगरी में हमें जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, आज बहुत सारे जो कॉलेजेस है, बहुत से इवन जो प्राइवेट ये कॉलेजेस है, आपके पैरामेडिकल जो ये आते हैं उनके जो कॉलेजेस है, वहाँ पे भी डोमेसाइल की वजह से हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। लद्दाख यूनिवर्सिटी अपने आप में अभी अब शुरुआत के उस दौर में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी टाइम लगेगा लद्दाख यूनिवर्सिटी को फुल फ्लेज प्रॉपरली जो है वो सेटअप होने में। तो ये चीज़ें हैं, इसको आने वाले दिनों कल LG साहब से भी मेरे मुलाकात इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनसे मिलने के लिए। तो यूटी लेवल पे भी और जो JNK में अभी हमारे बच्चों को जो मसाइल दरपेश हैं उसमें भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। वहाँ पे भी चाहे चीफ मिनिस्टर साहब से या अगर हो सके तो LG साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे और इन मसलों में
का हल किस तरह से निकल सके उस पर हम काम करेंगे। जी सर, तो रिमोट एरियाज जैसे कि ज़ांस्कर, चांगथंग, दर्रास में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या स्टेप्स है, और क्या कारगिल और लेह में मेडिकल कॉलेज या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के लिए कोई योजना है क्या सर? हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा अभी मसले जो हमारे सामने है वो है मैन पावर की। हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, पैरा मेडिकल जो ये है तो उनकी कमी है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक, थोड़ा बहुत हद तक जो हमारे NHM स्कीम है उसके ज़रिए जो है वो कुछ परसेंट जो है वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। आज लद्दाख एक UT है, समझो एक स्टेट है, तो एक स्टेट में हॉस्पिटल के नाम पे 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा हमारे पास हॉस्पिटल है। मैंने पार्लियामेंट में भी मिनिस्ट्री में भी ये जो चीज़ें वहाँ पे उठाया है। लेह में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अभी क्योंकि लेह में मेडिकल कॉलेज बन रही है, मेडिकल कॉलेज को भी अनाउंसमेंट किए हुए कई साल हुए, लेकिन इस साल ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेज का जो है वो अप्रूवल आ गया है। इसके साथ साथ लेह जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको भी इनहेंस किया जा रहा है डॉक्टर वहाँ पे। लेकिन करगिल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अभी भी 75 या 100 बेडेड का हॉस्पिटल के तौर पे वहाँ पे है। बहुत सारे डॉक्टरों का इवन कुछ दिन पहले वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की कमी की वजह से बहुत बड़ा मसला वहाँ पे हुआ था। अभी हमारे हेडक्वार्टर का हालत ये है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं समझता हूँ ज़ांस्कर हो, हमारे नुब्रा साइड में हमारे द्रास इलाका है, सुरु इलाका है, ये जो फार फ्रॉम इलाका एरियाज है, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस चीज़ पे हम लगे हैं। तो मैन पावर की कमी है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की हम कोशिश करें। जी सर, जैसे कि टूरिज़्म जो है वो लद्दाख के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए क्या पॉलिसीज़ है सर? देखिए, लद्दाख में दो सेक्टर है, एक लेह एक कारगिल है। लेह सेक्टर में टूरिज़्म जो है काफ़ी हद तक अभी बड़ी है आगे, क्योंकि इसमें बहुत सालों का मेहनत है, प्रमोशन है, हर चीज़ है। लेकिन मज़ीद हमारे पास बहुत सारे ऐसे जगह है, ख़ासकर अभी नुब्रा है, चांथा साइड में है, जो बॉर्डर एरियाज से वहाँ पे बहुत सारे जगह अभी खोले हैं पिछले 1-2 सालों में। गलवान वैली का आप देखिए, सियाचिन में आप जो बेस कैंप से भी ऊपर उनको परमिशन दिया जा रहा है। तुर्तुक साइड में, तुर्तुक साइड में एक साइड में टूरिस्ट को खोला गया है, दूसरे साइड में अभी खोलने की ज़रूरत है, जिसको हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ ये डिफेंस और होम दोनों के साथ टेकअप किया है कि जो तुर्तुक के इस साइड में जो छोड़ रहा है तो इस साइड भी बॉर्डर के आखिर तक छोड़े जाए। इसी तरह बहुत सारे एरियाज हैं नए खोलने की ज़रूरत है, और प्रमोशन जो अब तक हुआ है तो मज़ीद इसमें और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा साइड जो है करगिल साइड है, जो अभी भी एक ट्रांजिट टूरिस्ट के तौर पर है। अभी वहाँ पे कोई टूरिस्ट जो है वो करगिल के लिए खुसूसी तौर पर रुकती नहीं है, थोड़ी बहुत अलग रुकी। तो करगिल टूरिज़्म को प्रमोट करना है, वहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं ट्रांजिट के तौर पर उसको 2 या 3 दिन तक कैसे करगिल में रोका जाए, क्योंकि करगिल में भी पोटेंशियल टूरिज़्म को बहुत है। खासकर एडवेंचर टूरिज़्म में करगिल में बहुत पोटेंशियल है, बॉर्डर टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में करगिल में काउंसिल से भी हमारे एक मशवरा हुए है कि आने वाले सालों के लिए एक पॉलिसी बनाए, टूरिज़्म पॉलिसी बनाए, और किस तरह प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सस्टेनेबल टूरिज़्म हम ले आए उस पर क्या करते हैं। जी सर, जैसे कि 2 काउंसिल्स है, LHDC ले और LHDC कारगिल, तो उनके पावर को एम्पावर कैसे करेंगे सर? देखिए, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो जब एज वेल स्टेट जब थे, जम्मू कश्मीर स्टेट, उस वक्त काफ़ी हद तक इस काउंसिल के पास कुछ पावर्स थे, जो यूटी बनने के बाद हमें ये महसूस हुआ उस पावर को, वो पावर जो है कम हो गया जी। उसका कारण ये है कि एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, दूसरी तरफ काउंसिल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई बिजनेस और क्लियर है ही नहीं, किसका पावर क्या होगा, कौन सा क्या ये होगा। तो इस वजह से काउंसिल को एम्पावर करने के लिए
वैसे तो हमने जो केडीए और एपेक्स का जो मेन डिमांड है हमारा स्टेटहुड का डिमांड, अगर हमें स्टेटहुड या लेजिस्लेचर ही अगर मिलता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक सेटअप वही होगा, क्योंकि लद्दाख में जब से यूटी बनी है कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे लद्दाख में जो एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम थे, जिस सेटअप में हम ज़िंदगी भर हम रहते आए हैं, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी कम होते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो ज़रूरी है डेमोक्रेटिक एक सेटअप बनने के लिए एक लेजिस्लेचर ये होना चाहिए। अगर वो होती है तो सबसे पावरफुल हमारे पास वो होगा। अदरवाइज अगर नहीं होती तो काउंसिल को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बिजनेस रूल होना बहुत ज़रूरी है। काउंसिल का पावर क्या होगा, किस हद तक होगा, कैसे सेक्रेटरी लेवल का जो ये है वो काउंसिल के अभी तो सिर्फ जो चेयरमैन का जो है वो डीसी होता है, जो सबसे आज लद्दाख में सबसे जूनियर ये होता है डीसी। तो एक सेक्रेटरी लेवल का इस पर ये हो और तमाम सेक्रेटरीज जो है काउंसिल के अंडर कैसे आए, इसको एम्पावर कैसे करे, उस पर बातचीत करने की जरूरत है। जी सर, तो बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए क्या स्पेशल इनिशिएटिव है सर? क्या आप रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं क्या सर? देखिए, बॉर्डर एरियाज में हमारे पास दो बॉर्डर है। एक है हमारे चाइना से सटे हुए बॉर्डर है, जहाँ पे जिसके लिए 1-2 साल पहले जो एक स्कीम लाई गई है जो वाइब्रेंट विलेज के नाम पे, जो स्पेसिफिकली चाइना बॉर्डर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे गांव हैं उसमें वो वाइब्रेंट विलेज के अंदर जो है उस इलाके को डेवलप किया जाएगा और उस पर काम शुरू भी हुआ है और काफ़ी हद तक काम आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं पिछली बार पूरे चंगथांग एरिया में मैं टूर पे गया हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे भी नज़र आता है कि उस वाइब्रेंट विलेज के तहत जो उस बिल्कुल जो बॉर्डर पे सटे हुए हमारे गांव हैं उन पे वहाँ पे डेवलपमेंटल जो ये काम शुरू हुआ है। बाकी जो है LOC पे हमारे जो ये है, तो वहाँ पे भी जो है वो पहले से जो हमारे जो स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, उनके अंदर जो है वो डेवलपमेंटल काम हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरियाज़ को देख के, खासकर उसमें कुछ स्कीम ऐसे थे जो पहले चल रहे थे, BIDP वगैरह है, वो स्कीम से अभी बंद होने की उसमें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे भी यही है कि उन स्कीम्स के जगह पर कोई और स्कीम्स जो है लाया जाए ताकि इन एरियाज़ को, इन बॉर्डर एरियाज़ को अच्छी तरह से जो डेवलप किया जाए। जी सर, तो अंत में मेरा ये सवाल रहेगा सर कि जो रिसेंट पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उस पर आपका नज़रिया क्या है सर? देखिए, ये अटैक जो है वो इंसानियत के खिलाफ एक अटैक है। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है। मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे पिछले कई दिनों से जो मीडिया में देख रहा हूँ, इसको मजहब से जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर मैं रुसों से कहता हूँ, टेररिज्म जो है को जो है इस्लाम में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। इस्लाम में किसी को बचाने के लिए अपने जान तो दे सकते, लेकिन किसी की जान लेना ये इस्लाम में इसका कभी कहीं इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये है कि पिछले कई सालों से जब से ये वहाँ पे यूटी बनी है, उसके बाद जो हालात जो चेंज हुई है, तो इस जो टेररिज्म अटैक जो हुई है इसके खिलाफ पहली बार ये हुआ है कि पूरा कश्मीर जो है, पूरा कश्मीर के आवाम एक आक्रोश में, एक गुस्से में जो इस अटैक के खिलाफ, इन टेररिज्म के खिलाफ जो है रास्ते में निकला है, खुद बाहर आके जो है हड़तालें की हैं, मस्जिदों से जो है इसका कंडेम किया है। ये भी एक अपने आप में एक ये है जो कश्मीर के लोग बाहर निकल के आए हैं। तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें उम्मीद है। और जैसे कि इस वाक़े के बाद ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सब ने यकजा जो है गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस किया कि जो भी स्टेप इसके खिलाफ आप उठाएंगे हम सब आपके साथ हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने, आज देश के पूरे अवाम जो इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जो भी कदम, लेकिन जो भी गुनाहगार है जिन्होंने ये काम किया है, जो टेररिज्म ऐसा काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, उनको ढूंढ के सख्त से सख्त सज़ा जो है उनको देना चाहिए।
टेररिज्म को रोकने के लिए या इसके खिलाफ जो भी कदम जो गवर्नमेंट उठाती है, हम सब उसके साथ खड़े हैं और देश के लिए खड़े हैं, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। हाँ जी सर, तो जिस तरह कश्मीर के टूरिज्म पर ये असर पड़ रहा है, क्या ये लद्दाख के टूरिज्म पर भी अफेक्ट करेंगे क्या सर? देखिए, टूरिज्म पे तो ख़ासकर कश्मीर में इफ़ेक्ट तो होना शुरू हो गया, लेकिन कश्मीर की आवाम जैसे हम न्यूज़ में उसमें देखते हैं, उनको ये भी फिक्र नहीं है। उनको वो बोलता है टूरिज्म का मसला हमारा है, हमारे रोजी रोटी पे इन्होंने लात मारा है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं हमारे टूरिज्म के उसमें नहीं, जो बेगुनाह जो लोगों को मारा गया है, जिस तरह के बर्बरियत का जो वहाँ पे ये पेश किया, उसके खिलाफ जो है लोग आक्रोश में है। टूरिज्म पे असर ज़रूर पड़ेगा। करगिल में तो ऑलरेडी पड़ा है। अगले कम से कम 1 महीने तक का जो बुकिंग्स वगैरह है, उसमें बहुत सारे कैंसिलेशन आना शुरू हो गया। उसका असर थोड़ा बहुत ले पे भी ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीर से जो टूरिस्ट आती है लद्दाख में, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो टूरिज़्म पे, इंडस्ट्री पे और इस टूरिज़्म से गुजारा करने वाले जो बेचारे घोड़े वाले कश्मीर में, जो पोनी वाले, जो इससे जो रोजी रोटी कमा के अपने साल भर के जो बच्चों को खिलाते हैं, उस पर बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ी है। और बहुत ही मुश्किल से पिछले कई सालों से, खासकर कश्मीर में जिस तरह का टूरिज़्म का जो फ्लो जो साल ब साल बढ़ते जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा असर जो है आने वाले सालों में पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कारगिल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं हूँ स्टैंडिंग पद्मा, कारगिल टुडे के लिए जिले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.